श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण श्लोक द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। हम इसे नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें जो डेटा प्रयुक्त होता है वह दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में हम समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और यह प्रस्तुति पर 5 भागों में पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है, जिससे पहले इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं। और दूसरा भाग तारा बलम जिसे कहते हैं, नक्षत्र के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज के तारे या शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश लेकर आए। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की। तीसरा भाग राशि के अनुसार विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज के चंद्रमा, आज का राशि क्या संदेश दे रहा है, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या क्या संकेत दे रहे हैं। चौथा भाग चौघरिया, एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त। किसी भी कार्य में शुभता सुनिश्चित करने हेतु, शुभता लाने हेतु इसका उपयोग यदि किया जाता है तो शुभता बढ़ती है, शुभता सुनिश्चित है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में 5 और अंतिम भाग अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक के साथ हम पर खेलते बढ़ते हैं। अंक को हम पहचाने बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अंक ही हमारी प्रतिस्पर्धा भी है या अंक किसी भी हमारी उपलब्धि का मापदंड होता है। अंक हमारे ये कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अच्छे कार्य शुभ शुभ संकेत देते हैं, शुभ कार्य करते हैं। कुछ अंक हमारे लिए अशुभता के प्रतीक होते हैं और कुछ अंक अशुभ अंकों को हम ले आकर अपने जीवन में खुद से पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं और खुद ही अपने आप को बाधा वाली परिस्थिति हम उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अंकों को पहचानना, अंकों को जानना नितांत आवश्यक है। बहुत आसान है अंकों को समझना और अंकों को जानना, अंकों को पहचानना और अंकों को याद रखना, क्योंकि 1 से 9 तक ही अंक। तो चलिए इसी उद्देश्य से ये अंक को जाने, पहचाने, समझे और उसका सही उपयोग करें ताकि हमारे जीवन में शुभता बने। साथ ही साथ आज का अंक किसी भी माह के विभिन्न तारीख को जन्मे अंक के लिए शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या संदेश देता है। तो इस प्रकार 5 भाग हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और यह उपयोगी होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, साथ ही साथ रोचक। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए, पूरी प्रस्तुति को देखिए। हर भाग आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति। भोलेनाथ प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री राम का उद्घोष करते हैं, श्री राम की प्रार्थना करते हैं और उन्हें याद करते हुए आगे बढ़ते। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका आज की प्रस्तुति में। आज का दिनांक 22 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का पांचाल 126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:32 पर, सूर्यास्त 5:04 पर। आज का दिशा सूर्य सनराइज एट 6:32 AM एंड सनसेट एट 5:04 PM। आज का दिशा सूर्य पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार।
आज का वार सोमवार, तिथि 3 के 10 बज के 51 मिनट तक द्वितीया जो भद्र तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 5 बजकर 32 मिनट तक उत्तराषाढ़, उसके बाद श्रवण। योग अपराह्न 4 बजकर 41 मिनट तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। और करण दिन के 10 बजकर 51 मिनट से तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि 11 बजकर 34 मिनट तक तैतिल और फिर गर्भ। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। और महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी सुंदरता कितनी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। जब तक द्वितीया तिथि है, यानी दिन के 10 बजकर 51 मिनट तक, तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद। उसके बाद भोलेनाथ सभा स्थल पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 बजकर 27 मिनट से 12 बजकर 9 मिनट दिन तक, अमृत काल रात्रि के 10 बजकर 37 मिनट से मध्य रात्रि 0 बजकर 21 मिनट तक, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग कल के पूर्व में, यानी 5 बजकर 32 मिनट से 6 बजकर 32 मिनट यानी सूर्योदय तक, और ये 1 घंटे के लिए। विजय मुहूर्त अपराह्न 1 बजकर 34 मिनट से 2 बजकर 16 मिनट दिन तक, गोधूली मिला संध्या 5 बजकर 2 मिनट से 5 बजकर 29 मिनट तक, निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11 बजकर 21 मिनट से मध्य रात्रि 0 बजकर 15 मिनट तक। और अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल, जिस पर हमने आपके उपयोग के लिए राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर यूट्यूब पर रखा है। आप उसका उपयोग करें ताकि अपने कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम बनाने में, योजना बनाने में, ताकि राहु काल के अंतर्गत कोई कार्य न किया जाए और कार्यों में सुनिश्चित हो सके। तो चलिए, राहु काल प्रातः आज 7 बजकर 51 मिनट से प्रातः 9 बजकर 3 मिनट तक, गुलिक काल अपराह्न 1 बजकर 7 मिनट से 2 बजकर 26 मिनट तक, यमगंड दिन के 10 बजकर 29 मिनट से 11 बजकर 48 मिनट तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 12 बजकर 24 मिनट से 1 बजकर 58 मिनट अपराह्न तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। अंश के अनुसार चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए वृद्धावस्था में है। बृहस्पति देव चूंकि बकरी है, इसलिए अपना अंश को रास करते हुए राशि परिवर्तन किए हैं, इसलिए ओल्ड अवस्था में है, उल्टी दिशा में चल रहा है। शुक्रदेव बाल्यावस्था में है राशि परिवर्तन करने के कारण, और शनिदेव भी राशि परिवर्तन करने के बाद मार्गी हुए हैं, इसलिए बाल्यावस्था में। शेष ग्रह अपने अपनी शक्ति में है और वे शक्तिशाली। राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह। और यदि ग्रहों के अनुसार शक्ति को देखा जाए, राशि के अनुसार ग्रहों की शक्ति को, तो बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं आज, और मंगल की और चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सब नक्षत्र में 2 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह है। और वे ग्रह हैं बुध देव, बृहस्पति देव और राहु देव। ग्रहों ग्रहों को की शक्ति नक्षत्रों के अनुसार यदि देखा जाए तो केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, चंद्र मंगल और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह।
आज दिन में 10:07 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब वे धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे। चंद्रमा का जो अस्त था, सूर्यदेव से अस्त थे, वे अस्त से बाहर आ चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पहले भाग की प्रस्तुति है। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संकेत है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मित जातकों के लिए, जिसे हम कहते हैं ताराबलम। ताराबलम की सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। ताराबलम के समक्ष आपके समक्ष नक्षत्रों की सूची संबंध है और एक पूरी सारणी है जिसमें नक्षत्रों के नाम वर्टिकली भी है और हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के नक्षत्र गोचर से संबंध रखता है, और वर्टिकली जो नक्षत्रों के नाम है वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, यानी हमारा आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वह है। और इसे देखने के लिए दोनों का को जब मिलाते हैं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली को जो मिलता है, तो जहां मिलता है वही हमारा आज का फल होता है। तो आज देखें, आगे बढ़ते हैं इसमें। चंद्रमा जिस तरह से हमने कहा था कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जहां मिलता है वही आपका फल है। यदि मृगशिरा चित्रा शर्विष्ठा नक्षत्र में कहीं चंद्रमा गोचर कर रहा है और आपका जन्म आग्रा स्वाति असत दिशा में है, तो आज का दिन अति मित्र का संकेत मिल रहा है, शुभ का। कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है। कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है जब आपका तारा आज का जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नागनी, मित्र या अति मित्र में हो सकता है। जब भी आपका तारा संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र में होगा तो शुभता के संकेत देते हैं, बहुत शुभ होते हैं। वहीं जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य में होते हैं तो वह अशुभता के संकेत देते हैं। और जैसे जैसे उनका क्रम संख्या बढ़ता है आप इस सारणी में, वैसे वैसे उनकी शुभता और अशुभता बढ़ती है। इसलिए जब भी आपका शुभ, अगर आज का तारा बता संकेत दे रहे हैं शुभता के, तो दैनिक कार्य में शुभता मन लगा के उत्साह से काम करें। साथ ही साथ जो कार्य आरंभ कर चुके हैं उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ा दें, ताकि अशुभता आने के पूर्व वह कार्य की सिद्धि हो सके, प्रयास करें। और अशुभता की स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी, जो कार्य आप आरंभ कर चुके हैं उसका भी निष्पादन होना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, और कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ अशुभ तारों को शुभ बनाने हेतु कोई भी जोखिम नहीं, क्योंकि हम कोई भी कार्य, हम आप कोई भी काम करते हैं तो शुभता के लिए करते हैं, डाउट में नहीं करते। शुभ होगा अशुभ होगा, और ऐसी स्थिति में शुभ अगर हम उपाय करते हैं और कार्य को सिद्ध नहीं होता है तो अशुभता ही होती है हमारे लिए, वह जोखिम लेने के का, इसलिए हम सलाह नहीं देते। ये तारा बलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से भी यूट्यूब वीडियो पे पोस्ट करके रखा है, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी, उसमें चर्चा की। उन्हें नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्त चर्चा आपको यहाँ पर करते हैं कि नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह के अपने फल नहीं देते। तो वैसी स्थिति में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ही ग्रह हैं। कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे, या कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर क्रमबद्ध से 3 श्रेणियां बनी। पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में पहला से 9वां, दूसरा में 10वां से 18वां, तीसरा से 19वां से 27। ये नक्षत्र या ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, सात और नौवां बुध। नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने के लिए पहला, जो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, पहला, 10वां और 19वां,
इनका स्वामित्व पहले ग्रह केतु देव को मिला, और इसी तरह से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व हर श्रेणी में से दूसरा, वहां उनका स्वामित्व शुक्रदेव को मिला, दूसरे ग्रह को। तीसरा ग्रह सूर्यदेव बनते हैं, उन्हें तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला, और इसी तरह करते किसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को गया, और यह सारणी इस प्रकार की। यह सारणी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे सहेज कर रख सकते हैं। अब आप का पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी, यह आप जान सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली में देखें आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र से संबंधित ग्रह को चुनें। उदाहरण स्वरूप आपका जन्म यदि रोहिणी हस्ता या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो आपके ग्रह चंद्र ग्रह जो जन्म ग्रह बनते हैं चंद्रमा, और चंद्र के ही ग्रह में नक्षत्र चंद्र के ही महादशा में आपका जन्म हुआ होता है, और यह पीड़ादायक। हम माँ के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, और वहीं से हमारी पीड़ा आरंभ होती है, क्योंकि जैसे ही उस धरती पर आते हैं, इस वायुमंडल में आते हैं, पीड़ा हमारा आरंभ होता है, भूख प्यास आदि सभी चीज, और फिर अध्ययन और जीवन के सभी कार्य। इसलिए हम वहां पर वो पीड़ा के स्थल में आता है। चंद्रमा पहला ग्रह पीड़ा, दूसरा चौथा छठा ग्रह जो बनेंगे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जाते के लिए मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य, ये दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह बने, ये शुभकारी होंगे। वही चंद्रमा, बुध, राहु, शनि और केतु अशुभकारी होंगे, और इनकी अशुभता जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ेंगे, यानी केतु सबसे ज्यादा अशुभकारी। तो इस प्रकार हमें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन से हम जान सकते हैं इस पद्धति से कि कौन से ग्रह हमारे शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। और जब हमें पता चल गया, तो अब आप खुद बताएं कि हमें कौन से महादशा के फल अच्छे होंगे, कौन से फल चुनौती भरे होंगे, यह पहले से जान सकते हैं। और जब ये जान सकते हैं, तो उसी के अनुरूप हम कार्य भी कर सकते हैं। शुभ ग्रहों की महादशा में हम शुभ कार्य निष्पादन कर सकते हैं, जिसमें शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। अशुभता की स्थिति में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं, और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध होते हैं, जिससे हम में आत्मबल रहता है, और उससे पीड़ा कम होती है। साथ ही साथ ग्रह जन्म कुंडली में बैठे ग्रह भी कैसे फल देंगे। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे, उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे आते हैं मंगल शुभकारी होते हैं, संपत्ति कारक होते हैं। मंगल जहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, मंगल जहां बैठे हैं, वे उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित अगर कार्य किए जाए, तो संपत्ति का लाभ होने की संभावना। उसी तरह से मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक से यदि बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, तो उसमें लाभ, धन लाभ होने की संभावना होती है। इस प्रकार यदि हमारा कोई भी व्यक्ति जिससे हम जुड़ते हैं, जिससे हम संबंध स्थापित करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, यदि वह हमारा जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनिक तारा से संबंधित रखता हो, तो हमारे लिए पीड़ादायक होगा। चाहे वो हम कितना करीबी ही क्यों ना हो, उसे हम कितना करीब ही क्यों ना। इस प्रकार नौ तारा चक्र पद्धति से हम ये जान सकते हैं पूरे जीवन के बारे में, कौन व्यक्ति हमारे शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कौन से सुफल देंगे, कौन से थोड़ा सा समस्या दे सकते हैं, और दशा महादशा का फल कैसा होगा।
न इधर जाओ दौड़ने की जरूरत, न उधर जाओ दौड़ने की जरूरत, अपनी जन्म कुंडली को खुद देख सकते। तो चलिए, आज इतना ही। अब आप विस्तृत चर्चा हमने नवतारा चक्र पद्धति पर जो पोस्ट किया है उस पर बस आज इतना ही। कल पुनः आज इतना ही। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आज का ताराबल क्या कहता है। आज की तारीख विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या शुभता लेकर के आया। आज का जो चंद्रमा है उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है। कब तक? कल के 5:32, यानी सूर्योदय के 1 घंटा पहले तक। आज पूरा दिन, पूरी रात चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, इसलिए यह जो फल होगा वो लंबी अवधि का होगा। यदि आपका तारा, आज का आपका जन्म उत्तरा फल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में, इस वजह से आप देख सकते हैं कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उसके सामने कौन सा सूर्य है। यदि उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं भट्टी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, तो आपका जन्म आज संपत संकेत दे रहा है, संपत का। उसके बाद 5:32 के बाद विपत का है, लेकिन 5:32 तक संपत का है, सुख। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए हम देख सकते हैं, यदि जातक आपका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद हुआ है, तो पहला भाग साधक का ही, उसके बाद समस्या कारक है। आज राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक, आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए थोड़ा अति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह अति सावधान करने के संकेत दे रहे हैं। जैसा आरंभ में हमने कहा था कि यदि आपका तारा आज का अशुभ परिणाम दे रहा है, उसे शुभ बनाने का प्रयास न करें, जोखिम नहीं ले। अभी भी हम वही कह रहे हैं। वैसे ज्ञान के लिए आपको जो किताबों में लिखा है वो जानना भी जरूरी है, जिसकी हम खुद जब तक आप प्रयोग नहीं किए हैं, तो इसलिए आपको हम सलाह नहीं देते। किताबों में जो लिखा है कि अगर आपका तारा आज का जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी में है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो त्याग को त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो 3 से स्वर्ण का दान करें। तो आज इस दूसरे भाग में इतना ही। तीसरे भाग में आपको ले चलते हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे हम चंद्र बलम कहते हैं। आज चंद्रमा दिन के 10:07 पर उनका राशि परिवर्तन होगा, जब वे धनु से मकर में जाएंगे और बृहस्पति की राशि से शनि की राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए, पहले जब तक धनु की राशि में है तब तक आज का चंद्र तारे, आज का राशि क्या क्या शुभता अशुभता के बारे में, किस किन की राशियों के बारे में शुभता के संकेत है। मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत है। यहाँ आपको बताते चले, चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी राशि होती है, उसी के अनुसार यह प्रतिफल है। और जब चंद्रमा शनि की राशि में प्रवेश कर जाते हैं, यानी मकर राशि में जाते हैं, तब सूर्यदेव तो मेष राशि के जातक, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत, शेष राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत नहीं। ईश्वर की आराधना करें और अपने दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय सावधान। अब आपको हम चौथे भाग में ले आए हैं, जिसे हम चौघड़िया कहते हैं। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त है। यह शुभ कार्य, किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। और यदि यह चाहे वह कार्य पूजा पाठ से हो, या कोई शुभ कार्य करने से हो, या पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हैं वह हो, या ग्रहों से संबंधित कार्य हो, सभी के लिए यह उपयोग होता है। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हैं, तो कम से कम अपने कार्यों में शुभता सुनिश्चित करने हेतु चौघड़िया जरूर देखना है। और यही वजह है कि चौघड़िया की सार्थकता
चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर चौघड़िया का पर अलग से पोस्टर करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। आप उसे देख सकते हैं, ज्ञान लाभ कर सकते हैं और चौघड़िया का अधिक उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण करने हेतु सातों चौघड़िया को चिन्हित किया गया और 8वां चौघड़िया जो बंद होता है वह आधी चौघड़िया, जो पहला चौघड़िया प्रतिदिन होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। प्रति रात जो पहला चौघड़िया होता है वही रात के अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया के बारे में हम यही बता सकते हैं। और चूंकि चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हो गया, इसलिए और साप्ताहिक दिनों का हर सप्ताह के दिन का अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध अलग अलग ग्रहों से हो गया। हर चौघड़िया अलग अलग ग्रहों का प्रतिनिधित्व करने लगे और ये ग्रह विभिन्न कार्यों, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए हर चौघड़िया ग्रहों के विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्यों, विभिन्न उपलब्धियों के लिए यह जाने जाते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता और बढ़ जाती है। अब आपको बता दें, जब भी हम चौघड़िया का उपयोग करें तो यह जरूर देखें, उन्हें बता रही है, जरूर देखें कि यह कहीं अशुभता से अभिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित होता है और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। वैसी स्थिति में जो भी चौघड़िया अशुभता से अभिव्याप्त हो उसको हटाकर, उसको त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि दिन का चौघड़िया जो होता है, क्योंकि दिन सूर्य देव से संबंधित है, दिन के शासक सूर्य से संबंधित होते हैं, तो सूर्य के दुश्मन या सूर्य और शनि में कटुता रहती है। सूर्य के पुत्र शनि, दोनों पिता पुत्र में कटुता रहती है और इसलिए शनि का जो चौघड़िया है, काल चौघड़िया, वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित हो। आप कहेंगे क्या उसको त्याग करना चाहिए? कि हाँ, सामान्य कार्यों के लिए त्याग करना चाहिए, लेकिन दैनिक वृद्धि, धनोपार्जन आदि के लिए यह उपयोगी होता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, इसलिए उसके लिए यह उपयोगी होता है। अब रात्रि का चौघड़िया पे आते हैं। रात्रि चंद्रमा का होता है और चंद्रमा माता, पिता बुध, पुत्र बुध, चंद्रमा माता और पुत्र बुध। बुध नाराज रखते हैं माता से, इसलिए बुध का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है वह प्रति रात, दिन नहीं रात, वह काल रात्रि से ग्रस्त। इस प्रकार चौघड़िया की अशुभता की चर्चा हमने भी संक्षिप्त कर दी। अब आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहते हैं? आज का चौघड़िया काल चौघड़िया जो सुबह 7:51 में, आज सोमवार है। अमृत चौघड़िया चंद्रमा के चौघड़िया, सोमवार के चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं और वही समाप्ति हो रहे हैं। सबसे उत्तम चौघड़िया। उसके बाद काल चौघड़िया होता है जो कि शनि का चौघड़िया है, 7:51 से 9:10 तक, दैनिक वृत्ति के लिए उपयोगी। काल बेला से ग्रसित, साथ ही साथ राहु काल से भी ग्रसित। और लाभ चौघड़िया जो बुध का चौघड़िया है, 2:26 से अपराह्न से 3:45 तक है, वह वार बेला से ग्रसित है, दिन का चौघड़िया। और रात्रि का लाभ चौघड़िया 10:07 से 11:48 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे चौघड़िया के पर चर्चा, संक्षिप्त चर्चा। अब आपको ले चलते हैं 5 और अंतिम भाग में, जो कि हमारे साथ आप बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका जो ये हमारे साथ जुड़े रहना, हमारा मनोबल बढ़ता है। अस्वस्थता के बावजूद, गले में तकलीफ होने के बावजूद हम आपकी प्रस्तुति में कहीं काट छाट नहीं कर रहे, उसको संक्षिप्त नहीं कर रहे। आगे चलिए, 5 और अंतिम भाग, अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। जैसा हमने आरंभ कहा था, अंकों को जानना पहचानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। कौन से अंक हमारे लिए असंतुलित हो जाते हैं जिसके कारण हमारी बाधाएं होती है, कौन से अंक हमारे लिए समस्या के कारक होते हैं। आइए अंकों को जानें, पहचानें, समझें, उसे याद करें और उसका सही उपयोग करें। अंक ज्योतिष में एकल अंक ही प्रयोग होता है। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत, सिंगल डिजिट, 2 डिजिट का अंक कभी नहीं होता। जब भी 2 अंकों का समूह कहीं आ जाए या 2 से ज्यादा अंकों का समूह आ जाए, 4, 5, 7, 8, 9, 10, सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यह अंक ज्योतिष का पहला मूल सिद्धांत, और ये अंक होते हैं मात्र 1 से 9 तक। 10वां अंक नहीं होता। शून्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो 1 और 9 के बीचों बीच आता है, सबसे शक्तिशाली अंक 5। इसे जिसे मिल जाता है वह इसे ईश्वर उसे प्रसाद के रूप में देते हैं। उपहार के रूप में तो सभी अंक देते हैं, लेकिन उस पर वरदान के रूप में देते हैं। ये अंक 1 से 9 तक जो होते हैं, इनके अलग अलग शासक ग्रह होते हैं। और ये शासक ग्रह, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और हर ग्रह का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग हर गुण अंकों के अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि हमारे जन्म तिथि में कोई अंक मिसिंग हो, अनुपलब्ध हो। और वैसी स्थिति में क्या हो सकता है, उस ग्रह से संबंधित गुण, तत्व और उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा की कमी हो सकती है। साथ ही साथ जब अंक, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है यदि सभी अंक विभिन्न तत्वों को करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि सभी हमारे जल तत्व वाले ग्रह के अंक हमारे यहाँ मिसिंग हो, तो हमारे शरीर में जल तत्व की कमी हो सकती है। अग्नि तत्व की अधिकता हो जाए या अग्नि तत्व ही नदारत हो जाए, अंक फिर हमारे पाचन क्रिया पर समस्या हो सकती है। इसलिए अंकों को संतुलित करना अंक ज्योतिष अंकों ज्योतिष का यही मूल काम। ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि कुछ अंक कई बार आ जाए। वैसी स्थिति में उस अंक की ऊर्जा अधिक होती है और अंक असंतुलित होते हैं। और जब भी असंतुलित अंक होते हैं तो वह कुप्रभाव ही डालते हैं। तो आइए इसको भी समझें, समझने का प्रयास करें, हम भी करेंगे। अंकों के गुण और अवगुण के अनुसार, कार्य के अनुसार, इन अंकों के ग्रहों के गुण के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार हर अंक को विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या अधीनस्थ कर्मचारी जो है उसके लिए बॉस से। 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से और झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, यह प्रकृति द्वारा या ईश्वर द्वारा उन्हें प्रदान प्राप्त होता है। और
8 को समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर या न्यायालय से, और 9 को सेनापति से, डॉक्टर से, पुलिस से और खून से। इस प्रकार ग्रहों को यदि अब आप 1 से 9 ग्रह के बारे में जान गए, किस नाम से पुकारा जाता है, आपस में संबंध भी आप देख स्थापित कर सकते हैं। एक राजा 2 रानी, संबंध कैसे होंगे? मित्र का, बल्कि अति मित्र का। 1 और 3 राजा और गुरु सलाहकार है। 1 और 9, 1 को राजा, 2 सेनापति, 9 सेनापति। राजा का रक्षक कौन है? राजा फुली डिपेंडेंट है सेनापति पे, वह काफी मित्रता होती है, किंतु राजा सावधान भी रहता है सेनापति से, क्योंकि जितने भी राजा को डिथ्रोन किया जाता है, पद से हटाया जाता है, सेनापति का ही काम होता है। उस तरह से अंकों को भी पहचान सकते हैं और आपस में अंकों का जोड़ भी देख सकते हैं। हम इसकी चर्चा थोड़ी देर में ही करेंगे इसी प्रस्तुति में। अब आते हैं हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्म तिथि। यह आपको बता दें कि हमारे ईश्वर हमें, जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ अंक हमें उपहार के रूप में देते हैं, जन्म तिथि के रूप में। यह स्थिर होता है, ये बदलता नहीं है, और हर अंक के कुछ न कुछ गुण, क्योंकि अंक ग्रहों से संबंध है, तत्व से संबंध है। अब आज का तिथि 22 दिसंबर है। हमने गूगल से वह तिथि को चुना है जो किसी का जन्म तिथि। तो नाम पहचानेंगे, ये कोई पुरुष है। अब इस तिथि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, उनके कंपोनेंट को पहचाने। तिथि, माह और वर्ष। तिथि अंक ज्योतिष का पहला सिद्धांत क्या है कि कभी भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह मिले, उसे एक अलग में परिवर्तित करेंगे। इसलिए आप देखेंगे 22/12/1986 को एक अंक में परिवर्तित किया है, और इसे एक अंक में परिवर्तित करके जन्म तिथि को 4, माह से 3, वर्ष से 6 आया है। तिथि, जन्म तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, यह इसका योग 4 होता है। और जन्म तिथि, वर्ष और माह हमारा भाग्यांक होता है, भाग्य बताता है पूरे को जोड़कर, इसलिए वह अंक 13 होता है, जो फल वह भी पुनः 4 बनता है। आप इसे नोट करेंगे, ये आपके लिए सीखने के लिए है। यह जन्म तिथि बहुत ही उत्तम जन्म तिथि है सीखने के लिए, फलित के लिए, फल के लिए नहीं। हम केवल ये यहाँ पर हम कोई फलित नहीं बताएंगे, हम केवल चर्चा करेंगे सीखने के लिए, के उद्देश्य से पहचानिए अंकों को कि कौन से अंक शुभकारी है, कौन से अशुभकारी, और उसको शुभ को अशुभ को शुभ कैसे करें। तो 22/12/1986 से मूलांक बनता है, जिसे ड्राइवर भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में, 4। कंडक्टर जिसे कहते हैं भाग्यांक 4 बनता है, भाग्यांक भी 4 बनता है, जो जन्म तिथि माह वर्ष का टोटल होता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। अब आप दूसरा सिद्धांत जन्म अंक ज्योतिष का बताता हूं, जो मूल सिद्धांत है। अंक ज्योतिष इसी पर घूमता है, मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं हो, मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु नहीं हो। अब आप ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं हो, यह जीवन भर के लिए फंडा, अंक ज्योतिष का मूल फंडा। अब आप देखें यहां पर 22/12/1986 है, यह कुल जो इसका जन्म तिथि बनता है, 4 और 4 ड्राइवर कंडक्टर है। क्या हम व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं बस और कंडक्टर, ड्राइवर, बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो तो क्या बस का चलना मुश्किल है? संभव है क्या? नहीं, मुश्किल है। इसलिए यदि मूलांक और भाग्यांक हमारा शत्रु हो गए तो हमारे जीवन को में स्ट्रगल ज्यादा है। और कुछ स्थिति ऐसी बन सकती है कि मूलांक और ड्राइवर और कंडक्टर, बस के संदर्भ में बस का ड्राइवर कंडक्टर आपस में मित्र है, किंतु एक पड़ाव पर यदि
कुछ पैसेंजर ऐसे चढ़ गए जो ड्राइवर और कंडक्टर के शत्रु हो गए, वहां से बस को चलने में बाधा हो। उसी प्रकार यदि ड्राइवर और कंडक्टर हमारा मित्र है और हम कुछ ऐसे अंक अपने से ले आए, तो वह वहां से हमारी बाधाएं शुरू होती है। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से बाधा शुरू होगी। क्योंकि ये अंक जो हमारे पास आपके समक्ष है, ड्राइवर, कंडक्टर या और भी जो अंक सामने हैं, वह सभी स्थिर हैं, बदलते नहीं। लेकिन हम जो अर्जित करेंगे, हम जो डायनेमिक अंक बनाएंगे, धरती पर आने के बाद हम अंक बनाते हैं, जैसे पासवर्ड बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, मकान लेते हैं, आदि आदि। अंकों को के दुनिया में तो हम खेलते ही, लेकिन वे अंक यदि हम ऐसा अंक ले आए जो हमारे लिए मूलांक और भाग्यांक का शत्रु हुआ, वहीं से जीवन हमारी बाधाएं शुरू होती है। और हम तब कहते हैं कि जब से हम ये काम किए हैं, मोबाइल ना है, तब से ये मोबाइल ही खराब है, मोबाइल ही हमारे जीवन में बाधा दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो मोबाइल का अंक है। तो चलिए कुछ और इस पर यहाँ पर प्रस्तुति आपको बता दें। 11/22/33 यह जन्म तिथि में या कैलकुलेशन में कहीं आए, इसका मतलब है कि इसका संदर्भ पिछले जन्म के 16 नंबर से है। इसे मास्टर नंबर कहा जाता है। उसे कुछ कार्य करने हैं, ये सब ये डिटेल चर्चा करेंगे तो बहुत कुछ लंबा होगा, लेकिन वह प्रकृति कह रही है कि आपको कुछ विशेष प्रयोजन करने हैं। इस उद्देश्य से आपका एक मास्टर नंबर मिला है। और यदि 13, 14, 16, 19 मिलते हैं कहीं भी तिथि में या कहीं गणना में, तो उसने पिछले जन्म का में कुछ ऐसी गलतियां करी थी जिसके चलते उनका कार्मिक डेप्ट, जो कहता है ना कार्मिक ऋण, कर्म का ऋण, उस वो उन्हें इस जन्म में करने हैं। और यदि नहीं करते हैं तो जीवन बाधा पूर्ण हो सकती है। तो ये सूचक है। इसी जन्म तिथि को देखें, 22 तारीख है, मास्टर नंबर है। 13 जो है जन्म तिथि का जब हम जोड़े तो तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो 13 अंक ही आता है, जो फाइनली 4 होता है। 4 अंक आपस में खुद भी अभी हम देखेंगे। तो चार, अब ये इन सभी अंकों को जोड़ना है। हमने कहा था कि तिथि को हम बोला अपना आंतरिक व्यक्तित्व बताते हैं। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं वह एक अंक बनता है। तो इस संदर्भ में 7 बन रहा है, वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। एंजल नंबर जो बनता है वो वर्ष को निकाल करके होता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर पुरुष के लिए 11, उसमें से 11 से उसको घटाते हैं, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं। यह हमारा वातावरण बताता है। ये सभी स्थिर होते हैं। अब प्रश्न उठता है सॉल्यूशन। ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु है तो उसका उपाय क्या करेंगे? हम ऐसा अंक ढूंढेंगे जो दोनों के मित्र हो। ये बाई चांस हो गया कि दोनों ड्राइवर और कंडक्टर एक ही अंक हो गए, और हम सोच रहे होंगे ड्राइवर और कंडक्टर तो आपस में मित्र हैं, एक ही अंक है। नहीं, आप अभी देखेंगे। तो पहले ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए, तो कौन सा अंक लाएंगे, कहां से लाएंगे? इसके लिए इसके लिए ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक न हो, या शत्रु अंक हो गया तो उनको तालमेल ठीक से हो, इसके लिए दोनों अंकों का मित्र अंक लाते हैं। और ये मित्र अंक कहां से लाएंगे, स्रोत कौन सा होगा और कौन सा अंक होगा, ये अंक ज्योतिष का काम है। और यह स्रोत जो होता है, ऐसा अंक हो जो चिड़ हो, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर को आपस में करना ही पूरे जीवन काल के लिए है। इसलिए ऐसा अंक हो जो पूरे जीवन काल के लिए वही अंक रहे।
और वो अंक हो सकता है। मोबाइल एक एज के बाद आएगा, मोबाइल अंक बदला जा सकता है। गाड़ी की भी लाइफ होती है, मकान भी हम बदल सकते हैं, तो वो अंक होता है नामांक। लेकिन आपको यहाँ रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस अंक में देखें कि कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक, क्योंकि हम उसी अंक को लाएंगे जो मिसिंग भी है, और कुछ जो मिसिंग नहीं है या ज्यादा अंक आ गए हैं उन अंकों को नहीं लाएंगे। ये अंक आपके पास देखते हैं। ये देखिए एक बॉक्स बना है, बाएं साइड में एक बॉक्स बना है जो पूरा फिल भरा हुआ है। 4 9 2 3 9 5 7 8 1 6, 4 3 8 आपका वर्टिकली, 9 5 1 2 7 8 2 7 6। ये सभी को 4 9 2 जो बताते हैं वो इंटेलिजेंट बताते हैं, इंटेलिजेंट जातक कितना है। 3 5 7 इमोशनल कितना है। 8 1 6 प्रैक्टिकल कितना है। उसी तरह जातक 4 3 8 से जानते हैं कि वह सोचता कितना है। 9 5 1 से उसका विल पावर आत्मबल कितना है, और कार्य शैली क्या है, कार्य कितना प्रतिशत कर सकता है, वह एक्शन प्ले क्या है। अगर इस बॉक्स में से अगर एक बॉक्स, पूरी बॉक्स खाली है, इसका मतलब 0% है, वह प्ले। और थॉट मान लीजिए 4 3 8 में कोई पूरा बॉक्स खाली है, इसका मतलब थॉट वह सोचता कम है। 4 3 8 यदि में दो बॉक्स फुल है, इसका मतलब 66% है। इसी तरह से हम जानते हैं। अब चलिए इस जातक के बारे में जानते हैं। इस जातक का आप देखें 2 नंबर बहुत ज्यादा है, 3 बार आया हुआ। कोई भी अंक 2 बार यदि आता है तो बहुत अच्छा है, और यदि 2 से अधिक बार आता है तो खराब होता है। अब इस जातक के 4 अंक 2 बार आया हुआ है, 5 अंक 2 बार आया हुआ है, 1 अंक 2 बार आया है, लेकिन 3 बार 2 आए हैं, और 3 और 7 ये मिसिंग। 7 जो इस पर आया है अचीवमेंट नंबर, उसको नहीं गणना में लेते क्योंकि वो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। अब इसी अंक पे से हमको व्यवस्था करनी है जो मिसिंग है। हम लेंगे नेम से, हमने कहा था नामांक से आएंगे। अब नामांक में आप प्रश्न कर सकते हैं, नाम में तो अक्षर होता है, उसमें अंक कहाँ। तो जी हाँ, नाम के जो होते हैं ये आपके पास, आप देखें हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है, और इसलिए उस नाम में से जो अक्षर मेरा नाम है, अब उस जातक का नाम है, उस जातक के नाम में से उस अक्षर को जो है अंकों में परिवर्तित करके जोड़ते हैं, और तब फिर वही अंक यहाँ पर उपयोग होता है। हो गई सॉल्यूशन, क्योंकि नाम हमारे धरती के ईश्वर देते हैं, जो जन्म तिथि है हमारे ईश्वर दिए परमेश्वर, और धरती के ईश्वर माता पिता ग्रैंड पेरेंट्स वो देते हैं। यह हमारे जन्म के पहले ही, जन्म के बाद होता है, और यह चिर होता है, मृत्यु के बाद हुआ है। तो ये नामांक। अब जो है इस जातक का देखें, ये जो जातक है इनका नाम है तन्मय मिश्रा, क्रिकेटर है, मुंबई से आते हैं। इनका मूलांक, इनका जो ये नामांक होता है 5 पर आता है। जो हम लोग करने वाले थे 5 पर खुद आ गया, क्योंकि 5 अंक बैलेंस करता है। लेकिन इसमें तो एक की बात और याद रखनी है कि नाम ही ऐसा चीज होता है जिसका पहला अक्षर भी महत्वपूर्ण होता है। हम ग्रुप में रहते हैं, विभिन्न नाम के व्यक्ति हैं, तो जिसे पुकारा जाता है हमारी चेतना जागती है, और कई बार नाम पूरा पुकारने के पूर्व ही हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम की ऊर्जा काफी होती है, और इसलिए नाम का जो पहला एनर्जी है जो हमें जोर से हिट करती है, वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होता। यहाँ देखिए मूलांक 4, भाग्यांक 4, और नाम का पहला अक्षर भी 4। अब आइए अंकों के शत्रु कौन। पहले तो तन्मय को मैं बधाई दे दूं, उनका जन्मतिथि आज है। आपकी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई है, उनकी इच्छा पूरी हो, उनके दिन अच्छे हो। चलिए
ये अंक आपके शत्रु अंक है। 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। अब यहां पर देखिए 4 का शत्रु 4 ही है। कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं, यानी एक म्यान में दो तलवार नहीं। 4 अंक, 4 7 8 9, ये अंक ऐसे अंक हैं 1 से 9 के बीच में जो अपने के भी शत्रु हैं, उन्हें पसंद नहीं। दूसरा अंक, अब क्यों इसके पीछे कारण बताता हूं। 4 अंक इस ग्रह को ये करता है, राहु को, जो इल्यूजन का कारक होता है। यदि आप खुद सोचें कि इल्यूजन का हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, अगर उस नंबर में बढ़ोतरी होगा कितना सोचेंगे, मल्टीप्लाई कितना होगा अगर करते जाए और अंक बढ़ाते जाए। इसलिए 4 4 के शत्रु है। दूसरा, यह झूठ को भी बताता है, झांसा को भी बताता है, धोखा भी बताता है। यदि हम झूठ भी बोलते हैं थोड़ा, तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे सामने कोई दूसरा हमको झूठ बोले? नहीं। इसलिए 4 4 अंक नहीं चाहिए। 7, साधु सन्यासी केतु से संबंध है। 4 राहु जड़, केतु धर, सन्यासी से संबंधित है। इंट्यूशन जिस व्यक्ति को आता है, आप देखेंगे दोनों में आपस में टकराव होता है। 8, 8 न्यायालय, एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के जजमेंट को बदलते हैं, एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के जजमेंट को बदलते हैं। इसलिए एक, उतना ही नहीं, नौकर चाकर जितने भी अधीनस्थ हैं वो आपस में ही लड़ते हैं। 9 सेनापति, क्या एक सेनापति दूसरे सेनापति को देखना चाहता है? बिल्कुल नहीं। ब्लड, एक ग्रुप दो ग्रुप के में मिक्स नहीं कर सकते दूसरे ग्रुप। ये सारी बातें हैं जो कि सही है, साइंटिफिक है। और आप देखें 1 के 8 शत्रु क्यों है? एक राजा है, सरकार है, और उसके बल सभी से बनेगी। राजा किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन 8 से बनी रहती है, ठनी रहती है बल्कि। क्यों? न्यायालय और सरकार आपस में। वर्कर की ग्रीवांसेस किससे होती है? सरकार से, बॉस से। सबॉर्डिनेट की बॉस से, छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं मिली, वो नहीं मिली। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम बॉस की ही निंदा करते। तो 1 और 8 आपस में इसी तरह रन करके जो दुश्मन है, ये आपके समक्ष है। हमने दूसरी सूची में रखी है कि नाम का पहला अक्षर आपका मूलांक भाग्यांक है, तो नाम का पहला अक्षर यह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह शत्रु अंक होता है। जो शत्रु अंक है उसी के अक्षरों को हमने सूचीबद्ध किया है। तो इस जातक का 4 5 8 अनुपलब्ध है। और चूंकि 4 के 8 शत्रु होते हैं, इसलिए इस अंक को नहीं लें तो ही अच्छा है। 4, ये गलत अंक है, 4 5 8 अनुपलब्ध नहीं है। इनके 3 3 अनुपलब्ध है, और इसको अपडेट हम नहीं कर पाए, इसके क्षमा प्रार्थी है। इनके अनुपलब्ध अंक है 3 और 7। तो ये इस तरह से हम इनको देख सकते हैं, और आप भी कर सकते हैं अपने परिजनों का। अब एक प्रश्न आप हमें कर सकते हैं कि आपका उम्र 30 साल है, नाम को कैसे बदले? नाम को सर्टिफिकेट में बदलने की आवश्यकता नहीं है। नाम को कहीं भी जो है रजिस्ट्री करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ना, कोई भी ईश्वर जो आपको तिथि दिया है, कहीं भी हम रजिस्ट्रेशन किए हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों को ही रजिस्टर किए हैं। हम कोई भी दूसरा काम नहीं। इसलिए जो रजिस्टर्ड है उसे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। हम जो रजिस्टर करेंगे अभी, उसमें परिवर्तन करके हल्का सा वह ना, जो सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है उसमें नाम चेंज करेंगे, नेम प्लेट को चेंज कर सकते हैं, ताकि दुनिया जान सके
और दुनिया को जाना है। नाम हमको दुनिया को जानती है, सर्टिफिकेट में क्या है हमें कौन दे। इसलिए बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट आदि जो भी परमानेंट वो चीज है, आधार कार्ड वगैरह सब वैसे ही रहे। नाम आप जो भी प्रयोग करें, नेम प्लेट लिखें, सोशल मीडिया पे अकाउंट लिखें उस, और परिवर्तित नाम को पूरा लिखें ताकि वो ऊर्जा आपसे मैक्सिमम हो सके, और बार बार नाम को नहीं बताएं। तो ये, और जो नवजात शिशु है उसको ऐसा नाम दें ताकि जीवन में कम से कम यह ना, जो मूलांक और भाग्यांक का जो टक्कर है वह नहीं, और भविष्य में कभी भी मूलांक और भाग्यांक का टक्कर वाले अंक को हम अर्जित न करें। यही मूल सिद्धांत है। और आज का अंत में बोनस, यह वर्ष को कैसे जाने कि वर्ष कैसे अच्छा बीतेगा, इसके लिए रनिंग एज को देखिए, आपका रनिंग एज कौन सा है, और जो आपका ओरिजिनल बर्थ डेट है उसमें से साल को निकाल दीजिए और वर्तमान साल को रख दीजिए। इस जातक का 7 में से ही है और यहां मिल जाता है, 7 उपलब्ध हो जाता है क्योंकि अच्छा है। 4 और 7 में कहीं दुश्मनी नहीं है, रनिंग एज 4 है, लेकिन मूलांक और भाग्यांक का 4 शत्रु है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन साल अच्छा भी फिर भी वाहन चलाते समय, कल्पना में रहने समय, कुछ इल्यूजन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते समय अपने आप को समझिए। तो 4 कल्पना में बहुत रखता है, वायु तत्व है, वायु रिलेटेड आपकी अगर समस्या है शरीर में, वहां सावधान। तो ये संकेत है। और अंत में आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए क्या संकेत लेकर आए। आज का अंक 7 बनता है, और 7 अंक को देखें, बहुत कम अंकों से इसकी मित्रता है। 4 अंक के साथ मित्रता है क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के अंग है। 6 के साथ मित्रता है, कंफर्ट चाहिए, लेकिन 3 के साथ शत्रुता है, और 7 को 7 के साथ शत्रुता है, 7 को 9 के साथ शत्रुता है। इसलिए 3 12 21 30 को जन्मे जातक, 7 16 25 को जन्मे जातक, 9 18 27 को जन्मे जातक सावधान है। 9 के साथ इसकी अति शत्रुता, ये इनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य में सावधान रखें रहें। 1 10 19 28 2 12 11 20 29, 5 14 23 तिथि को जन्मे जातक के लिए यह आज का दिन साधारण रहेगा। 4 13 22 31, 6 15 24 और 8 17 26 तारीख को जन्मे जातक के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। हम अंतिम पड़ाव पर आए, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत। अब आपसे आग्रह करते हैं कि, आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी रही होगी, और साथ ही साथ आप इसको दूसरों से साझा करने के लिए उपयुक्त मानते होंगे, ताकि दूसरे का भी कल्याण हो सके, उनके पास भी यह ज्ञान जा सके। सरस्वती बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि इस प्रस्तुति में कुछ आप सुझाव चाहते हैं, इसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम आपका इंतजार करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। अस्वस्थता के कारण फिर भी हमने प्रयास किया, जो प्रतिबद्धता है, अस्वस्थता एक तरफ, प्रतिबद्धता दूसरी तरफ, आप हमारा इंतजार करते हैं हमारा पोस्ट का, इसलिए मेरा पोस्ट को लाना नितांत आवश्यक, यह हमें ऊर्जा देता है। आपका इंतजार, आपका व्यवहार हमें शक्ति देता है। इसलिए आप इसी तरह से पोस्ट को लाइक करते हैं, हमें पोस्ट को देखें, समझें, ज्ञान अर्जित करें, और सबसे बड़ा है कल्याण, इसे साझा करें, अपने तक सीमित नहीं रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लें। इसके पूर्व यह वादा करते हैं कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
हम प्रार्थना करते हैं चंद्रदेव, सोमनाथ और भोलेनाथ से कि उनकी असीम कृपा आप सभी पर हो और आपका दिन आज का शुभ बीते। जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ।